हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की यूनिवर्सिटी की पाठशाला। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन यूनिवर्सिटी की पाठशाला का, और मस्त तरीके से देखते हैं आज का जो टॉपिक है मॉड्यूल नंबर 4 का मैग्नेटिक सर्किट्स के अंदर का टॉपिक, जिसका नाम है मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स एंड फ्रिंजिंग। तो मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्रिंजिंग एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कोई लेंदी या बड़ा टॉपिक नहीं है, शॉर्ट सा टॉपिक है, इसलिए वीडियो भी छोटी रहेगी आपके लिए, लेकिन फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट डिटेल्स इसके अंदर रहेंगे, और आपके एग्जामिनेशन में ये कितने मार्क्स में पूछा जा सकता है वो इस वीडियो के अंदर ज़रूर बताऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। इस लेक्चर के अंदर आपको क्या क्या कंटेंट मिलेगा वो देख लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक लीकेज और उसका इफेक्ट। दूसरा हम लोग बात करेंगे अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ मैग्नेटिक लीकेज, और थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे अबाउट द मैग्नेटिक फ्रिंजिंग। ये तीन मेजर टॉपिक्स आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग एकदम मस्त तरीके से रेडी होंगे इस कंटेंट के लिए। तो शुरुआत करते हैं, चलिए तुरंत के तुरंत मैग्नेटिक सर्किट्स का। ओके, चलिए लेट्स बिगिन। तो भाई मैग्नेटिक सर्किट जो है, मैग्नेटिक सर्किट के अंदर ये दोनों एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, ये दोनों पॉइंट्स का क्या महत्व है, क्या वैल्यू है, उसको समझते हैं। मैग्नेटिक सर्किट में पिछली क्लास में मैंने आपको टर्म्स यूज्ड बताए थे। आई होप आपने वो टर्म्स यूज्ड का टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर टर्म्स यूज्ड आप पढ़ चुके हैं पूरे के पूरे, तो आपको आज का टॉपिक जो है फिर वो अच्छे से समझ में आएगा, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं जाएगी आपको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यार। चलिए ठीक है, तो मैग्नेटिक सर्किट्स पर आने से पहले आपको मैं जल्दी से, एक सेकंड रुकिएगा जरा, एक आध, हाँ जी, इसमें बैकग्राउंड जरा मैं इसका ठीक कर लूँ। अब हम लोग शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, तो मैग्नेटिक सर्किट पर देखिए, सबसे पहला चीज़ जिसकी हम लोग बात करेंगे दैट इज़ द मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स। मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स। मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, इसको समझते हैं अभी हम लोग। तो मैंने पिछली क्लास में आपको टर्म्स यूज के बारे में बताया था, इसी के साथ मैंने आपको कुछ एनालॉजीज भी बताया था कि मैग्नेटिक सर्किट जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट से कैसे एनालॉगस है, उसकी क्या क्या एनालॉजीज होती हैं, क्या चीज़ें सिमिलर होती हैं जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में हो रही है वो मैग्नेटिक सर्किट्स में भी होती हैं। इन चीज़ों को हम लोग समझे थे अपनी लास्ट क्लास में। तो आज वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमको इतना तो समझ में आ गया कि मैग्नेटिक सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट से काफ़ी हद तक एनालॉगस होता है। जो जो चीज़ें आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट में दिखती है उसकी काफ़ी सारी एनालॉजी आपको मैग्नेटिक सर्किट्स में भी दिखती है। तो इसी बात पे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ऐसा देख करके आपको ये समझ भी आ रहा होगा कि ये ट्रांसफार्मर का कोर सेक्शन जो है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया आपके सामने, ठीक है। इस कोर पर यहाँ पर देखिए प्राइमरी साइड होगा, तो इस पर कुछ एन नंबर ऑफ कंडक्टर कॉइल जो है वो मैं प्लेस कर रहा हूँ, और ऐसे ही दूसरी तरफ मेरे पास सेकेंडरी साइड होगा, इस पर भी कुछ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल जो है वो प्लेस होंगे, ऐसा, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके का। तो अब ट्रांसफार्मर के बारे में एक चीज़ तो आप समझते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकली दोनों के दोनों साइड्स जो होते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं। बोथ द साइड्स आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। लेकिन इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में मैग्नेटिक कनेक्शन जरूर होता है। मतलब मैग्नेटिकली बोथ आर लिंक्ड बट इलेक्ट्रिकली बोथ आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। बहुत बढ़िया सी बात है। तो अगर सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर जब मैं सप्लाई प्रोवाइड करूँगा तो क्या सिनारियो होगा, अगर मैंने यहाँ पर ऐसे सप्लाई प्रोवाइड कर दिया, एसी सप्लाई इन दिस प्राइमरी साइड, तो ऑब्वियसली यहाँ से कुछ सप्लाई करंट जाएगी, करंट जाएगी तो कुछ ना कुछ इंडक्शन होगा इसके अंदर, कुछ ना कुछ फ्लक्स जो है वो क्रिएट होगी। ये जो फ्लक्स होगी, ये जो फ्लक्स यहाँ पर क्रिएट होगी प्राइमरी साइड पर, ये फ्लक्स सेकेंडरी साइड की कॉइल से लिंक होगी वाया कोर। कोर के माध्यम से, कोर को एज अ मीडियम यूज करते हुए ये जो फ्लक्स है ये सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचेगी, ठीक है। ये फिनोमेना हम लोग सब समझते हैं। तो अगर ये कोर को यूज करते हुए वहां पर पहुंच रही है, तो हम लोग इसीलिए ऐसा लिखते हैं ट्रांसफार्मर को पढ़ने के समय कि भाई इसकी जो कोर होती है इसको हमेशा लो रिलक्टेंस पाथ का रखा जाता है, इसको हमेशा हायर रिलेटिव परमिबिलिटी का पाथ बनाया जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस हायर परमिबिलिटी? इसका मतलब इससे हम क्या चाहते हैं, हायर परमिबिलिटी जो है दैट पर्टिकुलरली रिलेट्स विथ हायर ट्रांसफर ऑफ फ्लक्स, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ्लक्स का ट्रांसफर कर सकें, इसलिए परमिबिलिटी शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। ओके ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कोई मटेरियल यूज़ करते हैं, लेट अस सपोज कि हम कोई भी टाइप का एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कोर बनाते हैं। द कोर इज यूजुअली मेड अप ऑफ फेरो मैग्नेटिक मटीरियल।
है ना। इसके अंदर फिर आप लिखते हो कि लो रिलक्टेंस, हाई परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इस हिसाब से हम लोग बताते हैं, ठीक। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो इट विल बी अ गुड कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा बोल सकते हो आप एक तरीके से, ठीक। अब मैग्नेटिक लीकेज क्या नुकसान कर रहा है यहाँ पे, देखिए क्या होता है कि सपोज कर लीजिए टोटल कुछ ना कुछ तो फ्लक्स बनी होगी ना, कुछ अमाउंट की, कुछ वेबर की फ्लक्स वहां पर क्रिएट हुई होगी जब आपने कुछ आई करंट भेजा होगा इस सेगमेंट के अंदर, इस कॉइल सेट के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स, कुछ तो फ्लक्स बनी होगी वहां पे, ठीक है। लेट अस सपोज कि यहाँ पर कितनी फ्लक्स बनी, टोटल फ्लक्स 0.5 वेबर की बनी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट अस सपोज कि हमारे पास एक टोटल फ्लक्स है कितने का, 0.5 वेबर का। इसको आप प्राइमरी फ्लक्स भी बोल सकते हो क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग पर बना हुआ है, ओके ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो कोर मैंने प्रोवाइड किया, इस कोर की जिम्मेदारी है कि इस फ्लक्स को एक अच्छा खासा रास्ता क्रिएट करके दे कि ये सेकेंडरी कॉइल तक पहुंच जाए। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा कोर जो है, बीइंग अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, स्टिल इसकी फेरोमैग्नेटिज्म बहुत स्ट्रांग है नहीं। मान लीजिए बहुत अच्छा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, कुछ मात्रा में इसके अंदर रिलक्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, कुछ अमाउंट में रिलक्टेंस की वैल्यू इसमें हाई है, परमिबिलिटी थोड़ी छोटी है, तो क्या होगा पता है, तो ये बहुत अच्छे से फ्लक्स का ट्रांसफर नहीं करेगा। इन दैट केस क्या होगा यहाँ से, इन दैट केस यहाँ से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होंगी वो आसपास की एयर का यूज करके अपनी सर्किट को पूरी कर लेंगी। इसी फ्लक्स को हम लोग बोलते हैं फाई एल, विच इज द लीकेज फ्लक्स। क्या होगा इसको समझिएगा। आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक सर्किट में तो ऐसा कहीं नहीं पढ़े हम लोग कि करंट को अगर हम ठीक से रास्ता नहीं दे रहे हैं, रेजिस्टेंस दे रहे हैं, तो करंट हवा में ट्रैवल कर रही है। यही डिफरेंस होता है इन दोनों के भीतर। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो करंट होता है इसके लिए परफेक्ट इंसुलेटर अवेलेबल रहता है, लेकिन मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए देयर इज नो परफेक्ट इंसुलेटर इन द एंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया में आज तक कोई ऐसा परफेक्ट इंसुलेटर बना ही नहीं जो मैग्नेटिक फील्ड को पूरी तरह से रोक सके, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड फिल्म के उसी हीरो के जैसा है जिसको कोई विलन रोक नहीं सकता है, उस तरीके का हाल है इसका। तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है इसको आप बाउंड नहीं कर सकते हो कि नहीं ये इसके इस एयर से नहीं फ्लो होगी, एयर से भी ट्रैवल कर सकती है। आपको याद होगा कि मैंने आपको लिखवाया था एक पॉइंट पर, जब मैं परमिबिलिटी बता रहा था तो मैंने आपको लिखवाया था कि म्यू आर की वैल्यू 1 होती है फॉर एयर या वैक्यूम। फॉर एयर और वैक्यूम द वैल्यू ऑफ म्यू आर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1। तो ये इंडिकेट करता है कि एयर और वैक्यूम के अंदर भी कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है या कंडक्टिविटी है। भाई म्यू आर को किससे रिलेट किया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से रिलेट कराया था ना मैंने आपको, म्यू को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से। तो दिस शोज कि एयर भी कंडक्ट करने की क्षमता रखती है, जस्ट बिकॉज कि उसकी वैल्यू म्यू आर की 1 रहती है, तो इसका मतलब कंडक्ट करने की क्षमता बहुत थोड़ी है, बहुत कम है उसके अंदर, ठीक। एज कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक तो बहुत ही पुअर कंडक्टर है, खराब कंडक्टर है, बट स्टिल इट इज अ कंडक्टर। अगर यहाँ पे म्यू आर की वैल्यू 0 हो गई होती ना, तो पता चलता कि अच्छा एयर इज अ परफेक्ट इंसुलेटर, कंडक्ट नहीं कर सकता, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एयर के थ्रू नहीं जा सकती, ऐसा मानते। बट ये सिनारियो गलत है, ऐसा केस है ही नहीं। म्यू आर की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 1 फॉर द केस ऑफ एयर और वैक्यूम। तो मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड हवा से भी ट्रैवल कर सकता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है कि वो एक बहुत बढ़िया से फेरोमैग्नेटिक पाथ के थ्रू ट्रैवल कर रहा है। बट स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ ना कुछ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस डेविएट होके आसपास की हवा का यूज़ करे और आपके दिए हुए मीडियम को छोड़ के अपनी सर्किट पूरी कर लें। दोज मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स या दोज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज आर नोन एज लीकेज फ्लक्स। उसी मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। क्लियर सभी को। चलिए शॉर्ट में इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, शॉर्ट में इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। इसमें लिखते हैं द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस या द मैग्नेटिक फ्लक्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स which does not, which do not follow the intended path, which do not follow the intended path, which do not follow the intended path, rather completes, rather completes its circuit from external medium, from external medium is known as, is known as
मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स इज नोन एज मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स। ठीक है, और मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स जो है इसको हम लोग फाई एल से डिनोट करते हैं। दिस इज द लीकेज फ्लक्स, दिस इज द लीकेज फ्लक्स, इसको डिनोट करते हैं फाई एल से। जबकि फाई टोटल जो होता है इसको फाई टी से जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, दिस इज द टोटल फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। और फाई यू जो होता है, फाई यू, दिस इज द यूजफुल मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, सबकी यूनिट वेबर में होती है, बट ओवरऑल टोटल पूरा का पूरा फ्लक्स हमारे सेकेंडरी कॉइल तक नहीं पहुंच पाता है नॉर्मली ट्रांसफार्मर के केस में। क्यों? आप बहुत अच्छा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी अगर इस्तेमाल कर लेते हैं, स्टिल कुछ पॉसिबिलिटीज रहती है कि बहुत स्मॉल अमाउंट ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ मैग्नेटिक लीकेज होगा, वहां पर लीकेज फ्लक्स होगी। अब क्या ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? तो भाई मैग्नेटिक लीकेज अगर हो रहा है तो ये कुछ हिस्सा जो है फ्लक्स का वो आपके सेकेंडरी कॉइल तक नहीं पहुंचेगा। अगर सेकेंडरी कॉइल तक नहीं पहुंचेगा तो फिर सेकेंडरी कॉइल उसको ईएमएफ में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी, उससे ईएमएफ का इंडक्शन जो है वो नहीं हो पाएगा, और ईएमएफ का इंडक्शन अगर कम होगा तो आउटपुट भी रिड्यूस हो जाएगी। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स को मैं कांस्टेंट मान लूँ, फिक्स मान लूँ एक पॉइंट पर, तो आउटपुट पे आपके सीधा सीधा असर पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए कि मेरे इस कॉइल ने टोटल 0.5 वेबर्स का फ्लक्स जो है वो टोटल फ्लक्स क्रिएट किया था प्राइमरी में, और इसके अंदर से 0.1 वेबर की फ्लक्स का लीकेज हो गया, तो बताइए कि आपको सेकेंडरी साइड पे अब कितनी फ्लक्स मिलेगी? तो सेकेंडरी साइड पे आपको क्या टोटल 0.5 वेबर की फ्लक्स मिलेगी? क्या नहीं मिलेगी ना। आपको अब यहाँ पर 0.4 वेबर की फ्लक्स मिलेगी, और जो ईएमएफ आउटपुट निकल के आएगा वो उसी के आधार पे निकल के आएगा। मतलब जो यूजेबल फ्लक्स थी आपकी, जो यूजफुल फ्लक्स थी, दैट हैज़ रिड्यूस्ड। तो इस वजह से लीकेज फ्लक्स को कभी भी हम लोग अच्छा चीज़ तो नहीं कंसिडर करते। इट इज़ नेवर टेकन एज अ पॉजिटिव थिंग, है ना। उसको बिल्कुल ऐसा नहीं कंसिडर करेंगे कि बहुत अच्छा कुछ एडवांटेजेस थिंग हो रहा है। इट इज़ इनफैक्ट ट्रीटेड एज अ लॉस। लीकेज मैग्नेटिक फ्लक्स एक होता है लिंकेज फ्लक्स और एक होता है लीकेज फ्लक्स, कंफ्यूज मत हो जाएगा। लिंकेज जो है इसको हम लोग साई से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक लिंकेज या लिंकेज फ्लक्स को हम लोग इससे साई से डिनोट करते हैं, और मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स को आप फाई के फॉर्म में लिख सकते हो। चलिए ठीक है, तो मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स इस तरीके से असर डालता है। तो मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स कम या ज़्यादा किस केस में हो सकता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जितना खराब क्वालिटी का होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक लीकेज होगा। बहुत अच्छा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा तो मैग्नेटिक लीकेज को कम किया जा सकता है। मैग्नेटिक लीकेज को कम करने का एक ही तरीका होता है कि आपकी जो इंटेंडेड पाथ है, जो डिजायर्ड पाथ है, उसको एकदम बेस्ट कंडक्टिंग बना दो। ये जितना अच्छा कंडक्ट करेगा इधर से उतना कम लीक होगा। समझ गए इस पॉइंट को? चलिए ठीक है, नेक्स्ट इसके ऊपर होता है लीकेज कोफिशिएंट। एक और पॉइंट इसी के अंदर लिखवा देता हूं मैं आपको, विच इज लीकेज कोएफिशिएंट। लीकेज कोफिशिएंट लैम्डा, it is given as the ratio of, it is given as the ratio of total flux upon useful flux। ठीक है, it is given as the ratio of total flux to useful flux। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है एग्जामिनेशन में, इसको एकदम ध्यान से आप पढ़िएगा। तो इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक, कि लीकेज फ्लक्स क्या होता है वो बताना है आपको। तो आप इसका लीकेज कोफिशिएंट भी बताएंगे कि टोटल फ्लक्स अपॉन यूजफुल फ्लक्स के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कि कितनी टोटल फ्लक्स है और कितना उसमें से यूजफुल हो करके आ रहा है। इसकी वैल्यू क्या 1 से बड़ी हो सकती है क्या? इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। इट इज नेवर ग्रेटर देन, नेवर ग्रेटर देन 1। 1 से कभी बड़ा नहीं हो सकता। अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, कैसे पॉसिबल है? तो इसका मतलब जो टोटल फ्लक्स आप बना रहे हो उससे भी ज़्यादा फ्लक्स सेकेंडरी में पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका डिफरेंस होता है। चलिए, तो ये तो हो गया लीकेज मैग्नेटिक फ्लक्स। मशीन्स के अंदर जितना ज़्यादा लीकेज होगा, जितना ज़्यादा लीकेज मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, इसका मतलब आपकी मशीन के लिए जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसमें कमी आ रही है। जितनी आप सप्लाई दे रहे हो उससे जितनी मैग्नेटिक फील्ड बन सकती थी उससे कम मैग्नेटिक फील्ड उसको मिल रही है, ठीक है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। चलिए, आपको इसकी एक आध फोटो दिखाते हैं। देखिए इस तरीके का होता है ये मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स। कंडक्टर्स के भीतर ऐसा दिखाई देता है। अगर ये एक रिंग जैसा कंडक्टर है तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर अगर कॉयल लगा रखा है, ये मेरे पास पूरे सेट ऑफ कंडक्टर कॉयल्स हैं, तो देखिएगा यहाँ से लीकेज फ्लक्स आपको दिखाई दे रही है फाई एल, जबकि वो फ्लक्स है ना, देखिए ये सब पूरे फाई एल है, लीकेज फ्लक्स है। जबकि वो फ्लक्स जो अपने दिए हुए इंटेंडेड पाथ के थ्रू ट्रैवल कर रही है, जैसे कि ये लाइन ऑफ फोर्स है ना, ये सभी फ्लक्सेस, फ्लक्स लाइंस,
दे आर यूजफुल फ्लक्स, इसको फाई यू से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। और जो टोटल फ्लक्स यहाँ पर बन रहा है दैट इज फाई टी। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू यूजफुल फ्लक्स प्लस लीकेज फ्लक्स। इस फॉर्म में भी टोटल फ्लक्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको जरूर से लिख लीजिएगा यहाँ इसके नीचे। क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है यहाँ से कि ऑल्सो, यहाँ पे लिखना है ऑल्सो we can say that the total flux is equals to useful magnetic flux plus leakage flux, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अब हम लोग। इसके बाद अगला जो पॉइंट है दैट इज अबाउट द मैग्नेटिक फ्रिंजिंग। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक पे हेडिंग डालना है आपको मैग्नेटिक फ्रिंजिंग। मैग्नेटिक फ्रिंजिंग। अब मैग्नेटिक फ्रिंजिंग क्या होता है? देखिए, फ्रिंजिंग को समझने से पहले आपको बल्जिंग को समझना होगा। अंग्रेजी का वर्ड है बल्जिंग। बल्जिंग का मतलब होता है बल्ज आउट होना या ओवरफ्लो हो जाना किसी चीज़ का। जैसे जब सुबह पानी की टंकी जो है जब पूरी फुल हो जाती है, पानी फिर भी चलता रहे, तो वो बल्ज आउट हो जाती है। वो वाटर जो है अगर उसका ऊपर का जो अगर एक्सेस वाटर का जो ड्रेन है वो अगर पाइप बंद कर दो आप, तो पूरी पानी जो है वो टंकी के ऊपर से ऐसे बहने लग जाएगी। दैट इज़ द स्टेट ऑफ बल्जिंग। डस्टबिन जो है जब वो पूरा ऊपर तक भर जाता है फिर भी आप कचरा उस पर डालते रहते हैं, तो दैट बल्जेस आउट, उससे बल्जिंग होनी शुरू हो जाती है। तो दैट इज़ द बल्जिंग। इस सब को बल्जिंग बोलते हैं। तो अब इसका मैग्नेटिक फ्रिंजिंग से क्या लेना देना है, चलिए समझते हैं। मान लीजिए अभी जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था उसी एग्जाम्पल से बताता हूँ। एक आपके पास ऐसा रिंग है, मैग्नेटिक रिंग है, ठीक है। ऑब्वियसली किसी ना किसी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ रिंग होगा ये, है ना। ये किसी ना किसी तो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ रिंग होगा ये, ठीक है। तो अगर ये फेरो मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ रिंग है और इस पर ऐसा कुछ कंडक्टर के टर्न्स लगे हुए हैं, कुछ n नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स जो है वो मैंने लगा दिए, ठीक। तो हमको समझ में आ गया कि ठीक है इसमें से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज जो है वो पॉसिबल है, वो हम लोग समझते हैं कि अगर फेरोमैग्नेटिक भी है और बहुत अच्छा फेरोमैग्नेटिक है तो ये लीकेज कम होगा। नॉर्मल सा कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो ये लीकेज की संख्या मात्रा जो है वो ज़्यादा होगी। ये देखिए यहाँ से कुछ ना कुछ फ्लक्स का लीकेज हो रहा है, फाइल बोल दिया मैंने। और फिर उसके बाद कुछ यूजफुल फ्लक्स है जो हमारे दिए हुए इंटेंडेड पाथ से ट्रेवल कर रही थी, ठीक है। कुछ हमारे दिए हुए इंटेंडेड पाथ से ट्रैवल करती हुई यूजफुल फ्लक्स भी है, फाई यू। अब एक नया चीज़ करते हैं, क्या? अब देखिए हम लोग एक काम करेंगे यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ से इस पाथ को ब्रेक करेंगे ऐसे। तो मैंने क्या किया, इस पाथ को यहाँ से बीच से कट कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब इससे क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं इस पाथ को ब्रेक करूंगा, अब चूंकि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कहीं से भी बाउंडेड नहीं है कि वो एक बाउंड्री के भीतर से ही फ्लो हो, जरूरी नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स का ट्रांसफर जो है, फ्लो वर्ड गलत हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का ट्रांसफर जब होता है तो जरूरी नहीं कि किसी कंडक्टर के भीतर से ही हो सकता है, वो तो हवा में भी ट्रैवल कर सकता है। भाई वो उसका जो नेचर है, हम लोग बात किए थे इसके बारे में, फ्लो और ट्रांसफर के बारे में, कि भाई वो वेव नेचर शो कर रहा है। तो वेव नेचर शो कर रहा है तो फिर उसको बाउंड कैसे करोगे आप? वो तो हर चीज़ से पार हो सकता है, हर चीज़ से पेनिट्रेट होकर उस पार पहुंच सकता है। तो अब वैसे ही यहाँ पर भी होता है कि अगर मैंने बीच से इस कंडक्टिंग मीडियम को कट कर दिया तो जो खाली स्पेस है यहाँ पर क्या होगा, सोचिए। जो वेकेंट स्पेस आया यहाँ पर क्या होगा, तो इस वेकेंट स्पेस पर तो होगा हमारे पास एयर। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर होगा हमारे पास एयर या वैक्यूम हो सकता है, या तो एयर होगा या वैक्यूम होगा, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो, आपको पता है कि इसकी रिलेटिव परमिबिलिटी कितनी होती है, इट्स म्यू आर इज 1। मतलब ये कंडक्ट कर सकता है, जरूरत पड़ने पर ये कंडक्ट कर सकता है, बट कंडक्शन जो होगा वो कोएगुलेटेड फॉर्म में कंडक्शन होगा। सो दे कैन कंडक्ट इजीली, बट द थिंग इज दैट द कंडक्शन विल बी इन कोएगुलेटेड फॉर्म। कोएगुलेटेड फॉर्म मतलब ये होगा कि जिस रफ्तार से इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के भीतर से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जिस ईज से, जिस आसानी से इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर से ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ट्रैवल कर पाती थी, उतना इजी वे में या उतनी आसानी से वो इस एयर या वैक्यूम के मीडियम से नहीं ट्रैवल कर पाएगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उसकी कंडक्टिविटी छोटी है, उसकी जो रिलेटिव परमिबिलिटी है वो बहुत कम है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो कि ये कोर था हमारा, इसकी रिलेटिव परमिबिलिटी ऑलमोस्ट हंड्रेड्स या थाउजेंड्स के रेंज में होती है, थाउजेंड्स के। अब इसी से आप कंपेयर कर सकते हैं, 100 से हज़ारों के रेंज में रहती है। हो सकता है कि आयरन का कोई ये मटेरियल होगा और इसकी रिलेटिव परमिबिलिटी 1400 होगी, तो कहाँ 1400 और कहाँ पे 1? ऑब्वियसली ये ज़्यादा अच्छा कंडक्ट कर रहा था एज कम्पेयर टू एयर और वैक्यूम, तो यहाँ पर कंडक्शन कम है। लेकिन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर बेसिकली द कॉन्सेंट्रिक लाइंस।
मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होती है। देखिए जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आप देखेंगे ना, तो कॉन्सेंट्रिक लाइंस होती हैं, ये सब इस तरीके की होती हैं, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे ऐसे बनती है ये पूरी लाइनें, ऐसे इनको शो करते हैं। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये पैरेलल होती हैं एक दूसरे से। अगर यहाँ पर एक मैग्नेट रखा हुआ है, ये इसका नॉर्थ पोल है और इसका साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरीके से चल रही होंगी, ऐसे चल रही होंगी, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रिक लाइंस है, इंटरसेक्टिंग नहीं है, बिल्कुल पैरेलली चलती हैं ये। तो जब यहाँ पर आप ये चीज़ देखेंगे तो यहाँ पर भी ये एक दूसरे को कोइंसाइड तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पर क्या इफेक्ट होगा, ये देखिए, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है ये आसपास के मीडियम का यूज़ करेंगी और अपनी पाथ को, अपनी सर्किट को पूरी करने की कोशिश करेंगी। तो अभी तक आप देख रहे थे कि ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इतना ही एरिया यूज़ कर रही थी, इतना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस्तेमाल कर रही थी इस पूरे के पूरे कोर के भीतर ट्रैवल करने के लिए। लेकिन जैसे ही मैंने लोअर रिलेटिव परमेबिलिटी का मीडियम बीच में लाया, तुरंत के तुरंत क्या हुआ, अब इनके ट्रैवल करने के लिए ये लोग बड़ा एरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फैल गए एक बड़े एरिया में, वहां से ये ट्रैवल कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हुआ यहाँ पे, बढ़ गया। यही कंडीशन को बोलते हैं फ्रिंजिंग। इसी यही जो सिनारियो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस पर्टिकुलर केस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्रिंजिंग। लिख लीजिएगा इसको, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्रिंजिंग। एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स का पूछता है, एग्जामिनेशन में मैग्नेटिक लीकेज और मैग्नेटिक फ्रिंजिंग 2 नंबर से लेके 4 नंबर के बीच में पूछेगा, उससे ज्यादा का वेटेज नहीं होता है इनका, ठीक है। 2 मार्क्स से 4 मार्क्स मैक्स, दोनों मिला करके इतना ही वेटेज रहता है, शॉर्ट नोट की तरह लिखिएगा, इसीलिए इसको लिखते हैं इसके अंदर, when the magnetic flux when the magnetic flux is transferred from a medium having higher relative permeability to another medium having lower relative permeability, है ना, when the magnetic flux is transferred from a medium having higher relative permeability to another medium having lower relative permeability, then the of bulging of magnetic field the bulging of magnetic field is observed in the medium of lower relative permeability. So this effect is known as this effect is known as this effect is known as magnetic fringing. मैग्नेटिक फ्रिंजिंग, ठीक है, इसी इफेक्ट को हम लोग मैग्नेटिक फ्रिंजिंग बोलते हैं। इसके कुछ आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं, बट फिलहाल जितना मैंने लिखा है एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। तो मैग्नेटिक फ्रिंजिंग के लिए हमको यहाँ तक समझ में आ गया ना कि जब हायर रिलेटिव परमिबिलिटी वाली मीडियम से लोअर रिलेटिव परमिबिलिटी वाले मीडियम के तरफ हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को भेजते हैं, तो मैग्नेटिक फ्रिंजिंग होना शुरू हो जाता है। मतलब वहां पर जो लोअर रिलेटिव परमिबिलिटी वाला मीडियम है उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फ्रिंजिंग या बल्जिंग का इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। ये बल्जिंग जो है इसका मतलब आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ज्यादा बड़ा एरिया इस्तेमाल कर रही है ट्रैवल होने के लिए एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस सेक्शन, ठीक है। इसके लिए, इसके वजह से क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, फॉलोइंग आर या फॉलोइंग इफेक्ट्स are observed following effects are observed in case of fringing फ्रिंजिंग के केस में ये सभी इफेक्ट्स होते हैं। पहला,
फर्स्ट इज इंक्रीज्ड क्रॉस सेक्शन एरिया, इंक्रीज्ड क्रॉस सेक्शन एरिया। फ्लक्स के ट्रांसफर होने के लिए जितना क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए था वो अब इंक्रीज हो गया, अब ज़्यादा एरिया लेकर के फ्लक्स ट्रांसफर हो पा रही है, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट जो होता है, दिस इज रिड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एक्सप्रेशन आप जानते हैं कि B इज इक्वल्स टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया लिखते हैं हम लोग, B इज इक्वल्स टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया लिखते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, क्यों? क्योंकि एरिया की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, तो B अपने आप कम हो जाएगा, इसका एरिया इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स डेंसिटी कम होने लग जाएगा वहां पर, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस उतनी है, मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही है, लेकिन अब वो बड़े एरिया में ट्रैवल कर रहा है। और फ्लक्स डेंसिटी हम लोग कैसे बताते हैं कि एक यूनिट एरिया से कितनी लाइन ऑफ फोर्सेस ट्रैवल कर रही है। तो जब ये एरिया को आप बढ़ा दोगे और लाइन ऑफ फोर्सेस उतनी है तो डेंसिटी घट जाएगी ना, हम बोलेंगे अब घनत्व जो है या डेंसिटी जो है वो कम हो गया। ये दोनों इफेक्ट आपको मैग्नेटिक फ्रिंजिंग के केस में दिखते हैं। ये पूरा कुछ मिला के फ्रिंजिंग और लीकेज फ्लक्स जो हम लोगों ने आज पढ़ा, इस पूरे को मिला करके बनता है आपके 2 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इसी वजह से इस वीडियो को भी मैंने शॉर्ट रखा हुआ है, सो दैट कि आपको ये आपके कम मार्क्स का टॉपिक है, शॉर्ट से वीडियो से आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे फ्रिंजिंग आपको दिखाई दे रहा है, ये फ्रिंजिंग जो होता है किसके ऊपर लागू होता है? इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द यूजफुल मैग्नेटिक फ्लक्स, नॉट ऑन द लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स तो जितना होना था वो हो गया, शुरुआत में लीकेज हो गया। तो मैग्नेटिक फ्रिंजिंग कौन से फ्लक्स पे लागू होगा? उस फ्लक्स पे जो यूजफुल फ्लक्स है, जो आपके दिए हुए इंटेंडेड पाथ से ट्रैवल कर रही है, उस फ्लक्स की बात होगी यहाँ पे। क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फ्रिंजिंग एंड मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स। अगली क्लास में आपसे मिलेंगे और बात करेंगे ऑन द न्यू टॉपिक। अगला टॉपिक जो है वो क्या रहेगा आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। रेगुलरली आपके लिए लेक्चर्स आते रहेंगे और मस्त तरीके से हम लोग अपना सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर्स आप प्रॉपर देखते रहिएगा और सीक्वेंस में प्रॉपर आपके लिए प्लेलिस्ट जो है वो क्रिएटेड है। एट द एंड यहाँ पर प्लेलिस्ट आपको अभी दिख जाएगी, इसको जरूर से फॉलो करिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।